यस, ये नेगेटिव साइन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। डी एक्स वाई ये हटा देते हैं हम, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक, हमने यहाँ डी एक्स क्या लिया हुआ है, ये एक्स इज़ द x denotes the x denotes the concentration of the reactants which disappears in time t। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लिख, क्योंकि नेगेटिव साइन किसे इंडिकेट करता है, नेगेटिव इंडिकेट्स द डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। और यहाँ हमने पहले ही उसे एज्यूम कर लिया है कि ये मतलब पहले से ही लिख लिया है कि x डिनोट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब वो रिएक्टेंट एक टाइप का हो, दो टाइप का हो, तीन टाइप का हो, कितने भी टाइप का हो, सभी का डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस को मतलब ये x डिनोट्स द कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, वो चाहे किसी के लिए भी हो, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विच डिसअपियर इन टाइम टी, जो टाइम टी में डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स, क्योंकि एक ही कंसंट्रेशन में जो वैल्यू है टी टाइम पर वो है ए माइनस एक्स, और ये भी टी टाइम पर ए माइनस एक्स, तो इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको लिखवाया हुआ है रेट लो। रेट लो क्या होता है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, और किस टाइम की बात कर रहे हैं, एट टाइम टी, एट टाइम टी। ठीक है, एट टाइम टी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एट टाइम टी, तो हम टी टाइम की बात कर रहे हैं, एट टाइम टी। तो टी टाइम पर क्या होगा, एट टाइम टी। रेट लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि इस टाइम पर, तो टी टाइम पर क्या क्या अवेलेबल है, टी टाइम पर हमारा ये भी ए माइनस एक्स अवेलेबल है, ये भी ए माइनस एक्स है। यानी रेट इनिशियल पर डिपेंड नहीं करेगा, रेट इस टी टाइम पर किस पर डिपेंड करेगा, इनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ए माइनस एक्स की वैल्यू पर। अगर ये अमाउंट ज़्यादा होगा तो रेट भी ज़्यादा होगा, ये अमाउंट कम होगा तो रेट भी कम होगा। इसका मतलब है कि अमाउंट पर डिपेंड करता है, वो तो इसलिए डेफिनेशन लिखी है। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर a माइनस एक्स का क्या लिखा गया है, स्क्वायर लिखा है। ठीक है, a माइनस एक्स। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जब हम इसे डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स स्क्वायर को इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वैल्यूज़ आती है हमारे पास में, हम लिख लेते हैं। ठीक, इसे ठीक से लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के डी टी। ठीक है, अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास लिमिट्स क्या हैं वो तो आपको पता ही है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स। टाइम क्या है, 0, और दूसरा टाइम क्या है, टी टाइम है। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन लिख देता हूँ मैं 1, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 1। ठीक है, और इंटीग्रेट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है 1 अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस जेड। जेड क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, जेड इज़ कांस्टेंट। और व्हेन टाइम इक्वल टू 0, तो x क्या होगा, 0, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन कंसंट्रेशन। इट मीन्स देयरफॉर क्या हो जाएगा, 1 बाई ए इक्वल टू जेड, 1 बाई ए इक्वल टू जेड हो जाएगा। ठीक है, और देन हैंस। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के टी प्लस 1 बाई ए। ठीक, या हम इसे लिख सकते हैं x
माइनस 1/a इक्वल टू KT, ठीक। और देयर फॉर K इक्वल टू 1/T 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, ठीक। वही इक्वेशन आ गई टाइम t, यानी 1 टाइम, हम इसे 1/AT माइनस 1/a0, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो हैंस ये हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ से, वही इक्वेशन बस दूसरे तरीके से किया है। अभी इनिशियली क्या था हमारे पास, पहले दोनों की कंसंट्रेशन से, मतलब एक ही रिएक्टेंट था, ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट, और दोनों की कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली सेम होगी। तो हमने इसे इंटीग्रेट किया दूसरे तरीके से, ए और ए माइनस ए नॉट ए टी की टर्म्स में किया। अब हमने राइट हैंड साइड पर उसी को हमने दूसरे तरीके से किया, ए और बी, और एज्यूम किया कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। लेकिन इस बार हमने उस तरह से यूज़ नहीं किया कि ए नॉट और ए टी है, हमने उसे यूज़ किया ए और ए माइनस एक्स की टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स लिया हमने, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, और लिख लिया एट टाइम टी पर। और डी एक्स बाई डी टी क्या है, एक्स डिनोट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विच डिसअपियर इन द टाइम टी। और उसके बाद हमने उसे डी एक्स बाई डी टी ये लिखा, ठीक। इसे रीअरेंज कर लिया और फिर इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट्स आपको पता ही हैं, ए टू ए माइनस एक्स था और 0 टाइम टू टी टाइम था। तो ये सॉल्व करने के बाद 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस जेड एक कांस्टेंट आएगा। और जब टी और एक्स की वैल्यू 0 टाइम 0 तो एक्स भी 0 होगा, तो जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/a के इक्वल। उसके बाद हमने उस वैल्यू पुट कर दी है उसमें 1/kt प्लस 1/a, और उसे सॉल्व कर लिया 1/a माइनस एक्स इसे। तो इसे इस तरह से, और मैंने पहले कहा था कि उसे उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो तब हुआ जब दोनों की क्या है, सेम ही कंसंट्रेशन है। लेकिन आपको क्या बताया था, एक और कंडीशन है, व्हेन द इनिशियल concentrations of the two reactants participating are different, ठीक है। कंसंट्रेशन डिफरेंट है दोनों की, ए और बी जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज या से ए एंड बी, यानी ए के लिए ए मान लेते हैं और बी के लिए क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। देन द रेट इज गिवन बाई, तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने इसे दूसरे तरीके से इसलिए ड्राइव किया क्योंकि वहाँ पर तो एक ही होता है लिमिट, जब इंटीग्रेट कर रहे थे ए नॉट से ए टी, वो एक ही टाइप का रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ तो दो टाइप है। तो यहाँ तो ए नॉट भी होगा, बी नॉट भी होगा, ए टी भी होगा, बी टी भी होगा। तो इसलिए उसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हमने उसे क्या किया, इसे दूसरे तरीके से इंटीग्रेट कर लिया है। यानी ए और ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, इस तरह से हमने उसे लिख लिया। ऑब्वियसली वो अगर इनिशियल में क्या होगा, ए और बी होगा, तो वो ए माइनस एक्स रह जाएगा, और वो दूसरा ए माइनस एक्स नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, बी माइनस एक्स एट टाइम टी। तो टाइम टी पर वो ऐसा होगा। और हम उसमें T1 T2 वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया है, वो तो आपको इतना मैथ्स तो आपको पता ही है कि वहाँ टी के प्लेस पर T2 माइनस T1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह की इक्वेशन बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, इसे रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को लिख करके। और x आपको पता ही है, x तो बताया हुआ है, ठीक है। फिर बता देता हूँ x क्या है। x क्या है, इज़ द अमाउंट ऑफ एनी रिएक्टेंट ट्रांसफर्ड, x इज़ द अमाउंट ऑफ एनी रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म्ड या डिसअपियर, ट्रांसफॉर्म्ड और डिसअपियर्स इन टाइम टी, ठीक है, इन टाइम टी। क्लियर, मतलब ये
एक्स के बारे में वही स्टेटमेंट है जो हमने पहले लिखा हुआ था, वैसा ही स्टेटमेंट हमने दोबारा लिखा, वैसे कोई यूज़ नहीं था पर फिर भी हमने उसे लिख लिया। ठीक है, चलिए अब इससे आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, रीअरेंज करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं इसका। ठीक, इसे हम री राइटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो री राइटिंग करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। और मैंने पहले कहा यहाँ साइन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेगेटिव साइन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपको वैसे भी पॉजिटिव ही आंसर लाना है। ठीक है, रेट नेवर भी नेगेटिव, वो पहले ही बताया हुआ है, रेट नेगेटिव नहीं है तो रेट कांस्टेंट भी नेगेटिव नहीं होगा। और अगर वो लॉग की वैल्यू है उसमें लॉग ई बेस है, एल एन है या लॉग 10 बेस है तो उसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। नेगेटिव वैल्यूज़ में मतलब लॉग टेबल में नेगेटिव वैल्यूज़ की वैल्यू आंसर्स नहीं होते, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, यानी लॉग नेगेटिव नहीं होता। इसलिए मोड लेना होगा तो आप नेगेटिव साइन को, वो मैं फिर बता रहा हूँ, नेगेटिव साइन सिर्फ डिसअपियरेंस के लिए होता है और कुछ नहीं, और वो वर्ड हमने यूज़ कर चुके हैं, डिसअपियरेंस। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, ये वैल्यू है या इसे 1 अपॉन ए माइनस बी बी माइनस एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू के डी टी। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये 1 अपॉन ए माइनस बी बी माइनस एक्स ए माइनस एक्स के टी प्लस जेड, और जेड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और आप इसे ए माइनस बी एल एन, ये तो हो जाएगा ए माइनस एक्स ऊपर और ये हो जाएगा बी माइनस एक्स नीचे इक्वल टू के टी प्लस जेड। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, जेड की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैन, और कब सॉल्व करेंगे उसे, वैन टाइम इज़ ज़ीरो। ठीक, जब टाइम ज़ीरो होगा और एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। वैन टाइम ज़ीरो एक्स इज़ आल्सो ज़ीरो, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। देयरफॉर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस बी ए अपॉन बी इक्वल टू जेड, ये जेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़ीरो है तो के तो वैसे ही ज़ीरो हो गया और एक्स की वैल्यू ज़ीरो है तो ये जेड के इक्वल आ जाएगा। अब इस जेड की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ z इन अबव इक्वेशन, तो ये हो जाएगा ठीक है, ये इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा और इसे रीअरेंज कर लीजिए। रीअरेंज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, के इक्वल टू 1 अपॉन टी ए माइनस बी एल एन बी इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स। तो रीअरेंज करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक, और इसे आप, ये तो ई बेस में है तो आप इसे 10 बेस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ई बेस में है। ठीक है, 1 अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस ए अपॉन 1 अपॉन ए माइनस बी, ये जेड की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब ये इधर राइट साइड में इधर जाकर क्या होगा, लेफ़्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव साइन में हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कुछ क्या होंगे, कॉमन होंगे, वो कॉमन आ जाएंगे और कॉमन आने के बाद में ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो a माइनस बी तो कॉमन है ही, तो टाइम और के इधर जाकर डिवाइड में, के इक्वल टू ये t डिवाइड में चला जाएगा और इसे इंटीग्रेटेड फॉर्म से मतलब इसमें ln की फॉर्म से 10 बेस में लिख लेते हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम a माइनस बी लॉग a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है,
और ये मतलब है ऐसा बहुत सारे कुछ रिएक्शंस होंगे जो सेकंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लेकिन मेनली हमारे सिलेबस में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। इसलिए आप जितना भी कंसंट्रेट करिए फर्स्ट ऑर्डर पर करिए, मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट फर्स्ट ऑर्डर। अभी सेकंड ऑर्डर को अगर सॉल्व करना है तो ये क्या है, मैथमेटिकल है, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए या इसके लिए। अब इसी में ही क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं कुछ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे SN2 आपको लिखवाया था, SN2 में क्या होता है, SN2 एग्जाम्पल है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। SN2 reactions are example of second order reactions, ठीक है। SN2 रिएक्शन जो भी होती है जिनका मैकेनिज्म SN2 होता है वो सेकंड ऑर्डर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों पर रेट डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज रिएक्टेंट दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। बट in presence of excess or large amount of one of the reactant, ठीक है, वन ऑफ द रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट कौन होगा, मेनली रिएजेंट, ठीक है, मेनली रिएजेंट ऑफ, ठीक। देन द रिएक्शन became first order and known as pseudo first order रिएक्शन। उसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाती है, सेकंड ऑर्डर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। और कब कन्वर्ट होगी, जब वन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा, और वो रिएक्टेंट मेनली रिएक्टेंट नहीं, वो रिएजेंट होता है। रिएजेंट मतलब जो अटैक करता है, ठीक है, किसी रिएक्टेंट पर, यानी कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मेनली न्यूक्लियोफाइल। जैसे SN2 का एग्जांपल लिख रहे हैं तो इसमें न्यूक्लियोफाइल। देन द रिएक्शन बिकेम फर्स्ट ऑर्डर, तो रिएक्शन क्या बन जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। और रिएजेंट क्या होगा, सॉल्वेंट। मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल if the solvent acts as nucleophile, सॉल्वेंट अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, RCl प्लस H2O, ठीक है, गिव्स ROH, ठीक, ये एग्जांपल है। तो ये इस एग्जांपल में क्या होगा, वाटर लार्ज अमाउंट में होगा, ये एक्सेस अमाउंट वाटर एक्सेस अमाउंट में है। वाटर इज इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एज वेल एज सॉल्वेंट। तो ये वाटर एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहा है, और सॉल्वेंट भी है, वो एल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व करने का काम भी कर रहा है, और इटसेल्फ अटैक भी कर रहा है, और अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगा, इफ़ अगर ये रिएक्शन SN2 को फॉलो कर रहा था तो इट बिकेम, SN2 को फॉलो करेगा बट इट बिकेम सेकेंड ऑर्डर के प्लेस पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है बट follows first
ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन ये फॉलो किसे करेगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। और इसे आप क्या कर सकते हैं? मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक, हम मान लेते हैं, ठीक, इस इक्वेशन को हम नंबर लिख देते हैं। ये इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को, लॉग वाली इक्वेशन को क्या लिख देता हूँ? फर्स्ट लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए। When a is much greater than, let assume कर रहे हैं हम, when a is much greater than b, then a minus b approx equal to a, क्योंकि a का अमाउंट b के अमाउंट से क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोई एक का अमाउंट दूसरे के अमाउंट से, तो ये a रह जाएगा। ठीक, और a माइनस एक्स एंड a माइनस एक्स इज़ आल्सो अप्रोक्स इक्वल टू a, तो a माइनस बी भी a के इक्वल हो जाएगा और a माइनस एक्स भी a के इक्वल हो जाएगा। ठीक, देयरफॉर, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक, देयरफॉर इक्वेशन 1 रिड्यूस टू, ठीक है, कहाँ चली जाएगी इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 पहुँच जाएगी k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी ए। ठीक है, और लॉग 10 बेस, ठीक, b अपॉन, सॉरी क्या था, हाँ ये इक्वेशन था ना। हाँ, तो ये हो जाएगा, ये a माइनस बी तो a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, a माइनस बी बिकेम a, और लॉग 10 बेस, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस a के इक्वल है, यानी b इंटू a, और ये a और ये b माइनस एक्स। ठीक है, b माइनस एक्स, b माइनस एक्स। ठीक है, अब ये a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ठीक, ये हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ अब आई से आगे थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। k इंटू ए इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग b माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। और ए तो क्योंकि कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमने क्या किया? इन दोनों के प्लेस पर एक नया कांस्टेंट लिख दिया, k डैश इक्वल टू क्या हो गया? 2.303 अपॉन टी लॉग b अपॉन b माइनस एक्स। तो इट इज़ लाइक, ठीक है, इक्वेशन लाइक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जैसी हो जाती है। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का भी रिजल्ट आ सकता है इफ़ वन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ द अदर वन। ठीक है, दूसरे से ज़्यादा होगी। जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया आपको कि एक रिएक्शन में और एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये एग्जांपल CH3 COOC2H5 प्लस H2O एसिडिक मीडियम प्रोडक्ट CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, इसका अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली।
ठीक है, वाटर से इंडिपेंडेंट होता है, यानी वाटर की पावर क्या होती है, 0 होती है वाटर से। क्यों? बिकॉज वाटर इज़ इन एक्सेस अमाउंट, लार्ज अमाउंट में वाटर है, ठीक है। तो लार्ज अमाउंट में वाटर होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, यानी कि एक की कंसंट्रेशन दूसरे से। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज है। ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आपने। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने लिखा होगा प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन एक्टिव मासेज उनका 1 लेते हैं, टेकन टू बी 1, ठीक। क्यों? क्योंकि रेट उन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आप उसके 1 लीटर वाटर में ये रिएक्शन चल रहा है, इफ़ आप उसे 1 लीटर के प्लेस पर 10 लीटर 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे तो रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेट रिमेन्स सेम एज प्रीवियस, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। या उसे 1 लीटर का में है वाटर, ½ लीटर कर दिया आपने, आधा लीटर कम कर दिया, तब भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिएक्शन रेट रिमेन सेम। एस्टर के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, एस्टर को अगर आप डबल कर देंगे रेट ऑफ द रिएक्शन बिकेम डबल, रेट भी डबल हो जाएगा, लेकिन वाटर के अमाउंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले लिख लिया है एक्टिव मासेस से वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। किसके एक्टिव मास से? सॉलिड के और प्योर लिक्विड के। सॉलिड में डेंसिटी चेंज नहीं होती है, यानी उसका एक्स्ट्रा अमाउंट यूजलेस होता है। ऐसे ही वाटर में, वाटर का भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है या सॉल्वेंट जो लिक्विड होते हैं प्योर लिक्विड, उनका एक्स्ट्रा अमाउंट यूजलेस होता है, वो रिएक्शन में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता। इसलिए उसे 1 लीटर 10 लीटर 20 10,000 लीटर कोई भी अमाउंट यूज़ करें वो इंडिपेंड, अगर उसकी 1 ड्रॉप यूज़ होनी है तो बस 1 ड्रॉप ही सफिशेंट है, उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट यूजलेस होता है। 10 ड्रॉप 1 लीटर 20 लीटर ये सब यूजलेस है, इसीलिए उसे इंडिपेंडेंट लिखा जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को जो एक्चुअल में तो सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेड तो सेकंड ऑर्डर होता है बट एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर आती हैं, उन्हें कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब कौन होगी कौन नहीं होगी वो 1-2 एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं, इसका कोई तरीका नहीं है, वो तो आपको जब बताया जाएगा कि सॉल्वेंट मतलब वाटर इज़ सॉल्वेंट, और वाटर ही अटैक का काम कर रहा है, वाटर इज सॉल्वेंट है, इसका मतलब वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो अगर एक रिएक्टेंट यानी रिएजेंट ही होगा मेनली है, तो ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो इसका मतलब ये क्या है, सॉल्वेंट पर इसका रेट पर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक। ये तो हुआ हमारे किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। अब हम एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं फॉर nth ऑर्डर। इफ n इक्वल टू n, यानी रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कोई भी nth ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक, हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेकंड ऑर्डर ही हमेशा मिले, आपको क्या मिल सकता है, थर्ड ऑर्डर मिल सकता है, आपको फोर्थ ऑर्डर मिल सकता है। वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम, जनरल केसेस में तो मैंने कहा ना फर्स्ट ऑर्डर या आपको क्या मिलेगा, सेकंड ऑर्डर ही मिलेगा, ठीक है। जनरल केसेस में तो यही होगा, ठीक। अब हम इसे क्या करते हैं, nth ऑर्डर के लिए सॉल्व करते हैं। nth ऑर्डर के लिए सॉल्व करते हैं तो फिर वही कंडीशन लेते हैं, हम A रिएक्टेंट लेते हैं, ठीक, और इसे P प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद इसकी वही वैल्यू दो तरह से A और 0, कौन सा टाइम है, 0 टाइम, A माइनस x अगर लिखना चाहें तो टाइम t, ठीक, या A इक्वल टू ले सकते हैं क्या, A0, और A माइनस x इक्वल टू ले सकते हैं AT, ठीक है। अब हम रेट लिख लेते हैं। अब यहाँ क्योंकि हम A0 और AT लिख रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव लिख लेते हैं, तो dA बाई dt इक्वल टू k मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A रेज टू पावर n, क्योंकि nth ऑर्डर का है, तो ये हमने इंस्टेंटेनियस रेट के रेस्पेक्ट में लिखा, और ये हमने किसके लिए लिखा, रेट लॉ के बेस पर लिखा, ठीक। अब हमारे पास में लिमिट्स हैं, तो अब हम इसे ऐसा लिख लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ही करना है और कुछ नहीं है, ये हो जाएगा k dt। अब आप इसे लिमिट्स में क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। लिमिट्स में इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव, सॉरी दोबारा लिख देते हैं, लिमिट्स A0 टू AT A रेज टू पावर n इक्वल टू k टाइम 0 टू t dt, ठीक है। अब ये nth ऑर्डर ही रखना है आपको इसे, ठीक है, आपको इसे चेंज नहीं करना है, मतलब nth ऑर्डर के लिए ही आपको सॉल्व करना है। तो nth ऑर्डर n की वैल्यू को पुट करिए,
एन तो एन ही रहना है, ठीक है, उसमें आपको चेंज नहीं करना है। तो किसी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक। ये इंटीग्रेशन करिए और n की वैल्यू के बेस पर आप आगे क्या कर सकते हैं, सीधा लर्न कर सकते हैं कि हाँ ये इक्वेशन है हमारे पास, और उस इक्वेशन को आपने क्या किया, सीधा किसके लिए यूज़ कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि फाइनल एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और उस फाइनल इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं n की, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अब इंटीग्रेशन आप कर लेना इसका, इजीली है, ठीक, जैसे कि आपने पहले भी किया हुआ है ऐसे ही इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। यहाँ मैं इस पर छोड़ देता हूँ, k इक्वल टू लिख देता हूँ, आप फाइनली इंटीग्रेशन के बाद बता देना क्या आ जाएगा, ठीक। k ऑफ nth ऑर्डर, k n लिख देता हूँ मैं, k n, जिससे हमें क्लियर रहे कि हम ये nth ऑर्डर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो k n इज़ द रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो ये nth ऑर्डर के लिए है और इसे आपको सॉल्व करना है। मैं इस पे छोड़ देता हूँ यहाँ पर इतना, जिसमें आप इसे लिख लें। ये तो था एक मेथड जिसमें nth ऑर्डर रिएक्शन का एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं, या इंडिविजुअली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उनके लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब एक सेकंड मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। चलिए इसे अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।